नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हिंद महासागर में भारत का सामरिक दबदबा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को टक्कर देना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट मलाक्का स्ट्रेट यानी व्यापार मार्ग के पास भारत की स्थिति को बहुत मजबूत बना रहा है। मैत्रीपूर्ण देशों जैसे मॉरिशस, सेशल्स के साथ रक्षा समझौते और क्वाड समूह के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में उभरा है। इन सब के बीच में रक्षा मंत्रालय के भारत की रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी उल्लेखनीय है। भारतीय नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ रही है। अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस सारागिरी, F-41 और आईएनएस अरिदमन की कमीशनिंग के साथ हिंद महासागर में भारत की क्षमता मजबूत हुई है। आईएनएस सारागिरी और आईएनएस अरिदमन नौसेना में ऐसे समय में शामिल हुए हैं जब भारत के पूर्वी समुद्री क्षेत्र का रणनीतिक महत्व लगातार बढ़ रहा है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते सुरक्षा हालात के बीच। नौसेना के अनुसार ये कमीशनिंग भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी मजबूती देगी और क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ाएगी। आईएनएस सारागिरी और अरिदमन अत्याधुनिक स्टेल्थ तकनीक, आधुनिक सेंसर और मल्टी रोल युद्ध क्षमताओं से लैस है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे आधुनिक हथियार सिस्टम भी शामिल हैं, जो इसे समुद्र, हवा और पनडुब्बी रोधी अभियानों में बेहद प्रभावी बनाते हैं। भारतीय नौसेना फ्लीट मॉडर्नाइजेशन और युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इससे नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता और कॉम्बैट रेडीनेस को और मजबूती मिलेगी। चर्चा में आज समझने की कोशिश हिंद महासागर में बढ़ती भारत की नौसेना क्षमता को, समझने की कोशिश रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता को। तो हिंद महासागर में बढ़ती भारत की नौसेना शक्ति पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप चौहान जी, आपको बता दें कि वाइस एडमिरल प्रदीप चौहान जो है वो डीजी है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल संजय सोई, आप स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत संजय सोई जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले हम हिंद महासागर में भारत की बढ़ती नौसैनिक क्षमता को समझने की कोशिश करें। उसमें आईएनएस सारागिरी और आईएनएस अरिदमन जैसे जो उपलब्धि है, इनकी जो कमीशनिंग है, ये कैसे भारत के नौसेना के बेड़े को और ज्यादा मजबूती देती है आपकी नजर में? ये बात तो दो अलग अलग ये युद्ध पोत हैं जी। जैसे आप जानते हैं और आपके ग्राहक भी जानते हैं कि अभी जो आईएनएस तारागिरी है वो एक नीलगिरी क्लास की नई बनी हुई फ्रिगेट है, जी। जिसमें काफी हद तक ये जो भारतीय उपलब्धि प्राप्त हो रही है, ये महा उपलब्धि है और इसमें कई सारी खूबियां हैं। जैसे आपने कह भी दिया है कि इसमें 32 बराक 8 वर्टिकल लॉन्च सेल्स हैं, उसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं और टॉर्पीडो ट्यूब उसके अलावा है और ऑटो मिलारा गन है। जी। इसमें ये एक काफी शक्तिशाली युद्ध पोत है और ये सरफेस टू सरफेस वॉरफेयर में हमारा खूब साथ देगी और हमारी क्षमता को बढ़ाएगी। दूसरी तरफ है एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, जिसको जी। कहते हैं ये जो अरिधमन हमने अभी कमीशन की हुई है, और अरिहांत, अरिघात और अरिधमन तीनों को मिला के देखा जाए तो ये SSBN है। SSBN का मतलब होता है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर मिसाइल टिप्ड, बैलिस्टिक मिसाइल टिप्ड पनडुब्बियां हैं। जी। और ये जो पहली जो अरिहान थी, उसकी मिसाइलों की रेंज जो थी वो थोड़ी कम थी, 750 किलोमीटर के तकरीबन। और हालांकि उसके बाद अरिघात और अरिधमन के पास K4 मिसाइल है जो कि 3,500 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकते हैं। जी। सो इससे क्या होता है कि जब ये पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में रहे और तो वहीं से ये चीन को
डेटरेंट वैल्यू दिखा सकती है भारत की। और अगर वो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो हर अंक इसकी रेंज में आ जाता है। सो ये दोनों पनडुब्बियां और फ्रिगेट को मिला के देखा जाए तो भारत की जो नेवल या नौसैनिक शक्ति है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जी। और जो चुनाव हम सामने देख रहे हैं अभी पर्शियन गल्फ वगैरह में, उन सभी चुनौतियों का अभी हमारे पास ये साधन काफी हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेजर जनरल संजय सोए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि भारत की जो सेना है वो लगातार, नौसेना की यदि हम बात करें तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में वो लगातार काम कर रही है, लेकिन ऐसे में हिंद महासागर में जो चाइना के स्पाईशिप्स मौजूद रहते हैं सर, उनकी तुलना में भारत की जो नौसेना की जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा और प्रभावी अब हो रही है? नहीं, बिल्कुल पराक्रमी जी, जैसे कि अभी प्रदीप जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। उसमें मैं थोड़ा यही चीज को आगे बढ़ाते हुए, जी। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि डेफिनेटली अभी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ता जा रहा है और लगातार इस क्षेत्र में हो रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि तारागिरी, अरिदमन, इस प्रकार के आधुनिक युद्धपोत, आधुनिक पनडुब्बियां लॉन्च हो रही है। हर 45 से 60 दिन, मतलब 1.5 से 2 महीने के बीच में हम लोग एक शिप या नेवी लॉन्च करने में सक्षम है अभी, जी। जो एक बहुत बड़ा गेम चेंज हो गया है। दूसरी बात पराक्रम जी, मैं ये कहना चाहूंगा, अब हमारी सोच में बदलाव आया है। देखिए, अभी तक हमारी नेवी डिफेंसिव रहती थी कि हमने अपना सीमाओं का बचाव करना है, लेकिन अभी जो हमारी नेवी होगी वो आक्रामक सोच होगी, पूरी जगह ही आक्रामक होगी। मैं सेना से हूँ, सेना में भी आक्रामक सोच है, नेवी ठीक में बात। सोच हमारी आक्रामक रही है, लेकिन सेनाओं में, लेकिन एक लीडरशिप की जो बात होती है, एक जो बड़ा डिसीजन लेने वाली बात होती है, वो बदलाव हुआ है कि आज हम ब्लू वाटर नेवी की तरह काम कर रहे हैं। जी। हालांकि चीन की नेवी अभी हमसे बड़ी है, लेकिन जिस तरह से हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से आज हमारे इनिशिएटिव्स हैं मिलकर आत्मनिर्भरता की तरफ, साथ साथ में बाहर से भी ले रहे हैं, चाहे वो राफेल की डील हो या फिर आज हमारे जो नेक्स्ट डिकेड तक हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक और बन जाएगा, उसके ऊपर से जो एयरक्राफ्ट है उसके लॉन्च की बात हो रही है। साथ साथ में अलग देशों के साथ जैसे हमारा समन्वय है, 50 से ज्यादा देशों के साथ हम ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। साथ साथ में जो साउथ चाइना सी पर डोमिनेशन किसी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जी। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात होती है। यानी कि आज हमारी सोच में बड़ा जबरदस्त बदलाव है। और जैसे कई बार चाइना अपना दुस्साहस करने की कोशिश करता है कि श्रीलंका के बाद अपने रैगिश शिप भेज देता है या मालदीव के बाद भेजने की कोशिश करता है, वहां पर हम उसका कड़ा जवाब और कड़ा विरोध करते हैं और अल्टीमेटली उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए, एक तरफ से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सोच आक्रामक हो गई है, और तीसरी तरफ आज हमारा जो देश है, पूरा देश आज मिल के इसमें आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जब पूरे ही टेक्नोलॉजी है, आज हमारा यूथ जो काम कर रहा है, जी। एमएसएमई, देश के अंदर इंडस्ट्री हो रही है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पिछले साल हमारा प्रोडक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है 22,000 करोड़ से ज्यादा। इस क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमारी नेवी को बहुत बड़ी ताकत देता है, आत्मनिर्भरता और हमारी आक्रामक सोच और आक्रामक क्षमता। बिल्कुल पराक्रम ठीक है। जी। ठीक है, देखिए प्रदीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि देखिए वर्तमान समय में भारतीय नौसेना टू फ्रंट वॉर की स्थिति में हम समझ सकते हैं, यदि हम उसको उस तरीके से, उस नजरिए से देखने की कोशिश करें। टू फ्रंट वॉर का जो तात्पर्य है वो ये है पाकिस्तान से और चाइना से। ऐसे में भारतीय नौसेना की जो क्षमता है उनको इस स्थिति में कैसे आंकेंगे आप? तो पहली बात तो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि चाइना को, अगर हमने चाइना का मुकाबला करना है तो हम केवल ये सामरिक स्तर पे काम नहीं कर सकते। जी। हमें एक साथ रणनीतिक स्तर पे करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक लेवल पे। यानी कि हमें ये देखना होगा कि चीन की जो नौसेना है उसकी जो ऑर्डर ऑफ बैटल है, वो उसका ध्यान केवल हिंद महासागर पर ही नहीं होना चाहिए। सो हमारी जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि चाइना मस्ट रिमेन फोकस्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड इन दी पैसिफिक, यानी कि प्रशांत सागर में। जी। उसके बाद फिर आती है बात परिचालन स्थिर की। और यहाँ पे भी हमें, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा है कि हम काफी कोशिश कर रहे हैं और काफी हद तक हम कामयाब भी हो रहे हैं
कि चीन का जो मुकाबला है वो बेशक वो सरफेस पे हो, बेशक सब सरफेस पे हो, या बेशक अंतर स्पेस में हो या साइबर स्पेस में हो, चारों तरफ से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब इसके पीछे, ये सब बढ़ने के पीछे एक 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 सोच है। जैसे अभी कहा गया है कि हम एक ऑफेंसिव स्पिरिट के साथ जा रहे हैं, न जी। केवल भारतीय नौसेना, न केवल थल सेना और वायुसेना, मगर पूरा देश। सो जो पॉलिटिकल डायरेक्शन होती है उसके उसका महत्व इतना ज्यादा होता है कि मैं कह नहीं सकता हूं। और अब क्या है कि टू फ्रंट वॉर की जो आपने बात की है, वो एक फ्रंट ये है पाकिस्तान का, एक फ्रंट ये है कि चीन का। अब जी। चीन जो है, रणनीतिक तौर पे चीन कोशिश अक्सर करती रहती है कि पाकिस्तान के द्वारा हमारा ध्यान पाकिस्तान की ओर ही बटा रहे जी। और हम चीन की ओर देखें ही ना। तो पाकिस्तान को वो हथियार देते हैं, पाकिस्तान को वो पनडुब्बियां देते हैं, पाकिस्तान को वो सभी मटेरियल वेरविदौल देते हैं। तो अभी ये जो मटेरियल है ना, ये मैं एक आपको खास बात, आपके दर्शकों को एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जी। ये जो कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी कैपेसिटी को, जैसे जहाज है, पनडुब्बी है, हवाई जहाज है, डॉकयार्ड है, ये सब कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी के अलावा हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी होती है, यानी कि ह्यूमन स्किल, ह्यूमन इंजेन्यूटी। और इसमें लीडरशिप की का बहुत महत्व है, बिल्कुल। इसमें हमारी ट्रेनिंग का बहुत महत्व है, इसमें हमारी सोच, जैसे कि अभी जॉइंट ऑपरेशंस हो रही हैं। अभी आप देख रहे हैं हाल में ही ये पर्शियन गल्फ में केवल हवाई जहाजों से या केवल मिसाइलों से काम नहीं चल रहा। जी। तीन हफ्ते हो चुके हैं इसको, और अब ये तीसरा महीना चल रहा है। 3 हफ्ते क्या, तीसरा बिल्कुल। महीना चलने जी शुरू बिल्कुल। हुआ है। और जो हमने अभ्यास ऑप सिंदूर से सीखे हैं, अगर वो अभ्यास केवल इतने हैं कि हम भविष्य में केवल हवाई जहाजों से या मिसाइलों से काम चला सकें, ये गलत बिल्कुल अभ्यास ठीक है, है। क्योंकि वर्तमान समय में जो युद्ध लड़े जा रहे हैं वो तकनीक से लड़े जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़े जा रहे हैं। तो उसमें हमें उस स्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही प्रदीप चौहान जी। लेकिन यहां हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। हिंद महासागर में कैसे भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ रही है, इस पर हमारी चर्चा जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला सवाल मेजर जनरल संजय सोई जी आपसे। सर देखिए, भारत सरकार जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि हम भारतीय सेना को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाएं, उसमें इंडिजिनस जो कोशिश है कि स्वदेशी निर्मित उत्पाद हों, वो सारी प्रयास उसमें किए जा रहे हैं। ऐसे में जो सरकार के प्रयास है भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भरता के, उनको आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए पराक्रम जी, बड़ा जरूरी है इस तरह के प्रयास होना, क्योंकि आज की तारीख में सरकार ने आत्मनिर्भरता को रणनीति के तौर पर ले लिया है जी। ये खाली सेंटेंस नहीं है, और इसको लगातार काफी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, डिजाइन ब्यूरोज बनाए जा रहे हैं, आईडीडीएस हैं, और जो डिफेंस में इन्वेस्टमेंट है वो 75% तक इन्वेस्टमेंट है, और मेक इंडिया अलग अलग प्रोजेक्ट के तरह प्रोक्योर किया जा रहा है। इस समय में तकरीबन जो भारत के शिप यार्ड्स के पास ऑर्डर फुल है। जैसे मैंने पहले बताया कि 40 से 1 से 1.5 से 2 महीने के बीच में एक बन जा रहा है शिप, जो कि बहुत तेज स्पीड ले रही है।
कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया है फैक्ट्रीज का, शिपिंग का, उनको अकाउंटेबिलिटी कर दी गई है कि आप क्या स्पीड है, क्या आपकी जवाबदेही आ गई है। तो इन सब चीज़ों का काफ़ी फर्क पड़ा है, और जो बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने चीन और पाकिस्तान, जैसे अभी आप बता रहे थे कि दो हमारे फ्रंट हैं, दोनों के सामने अगर खड़े होना है, तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हमारी नौसेना आधुनिक रहे और जी हमारी नौसेना की संख्या में भी बढ़ोतरी हो और बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, लड़ने का तरीका भी बदली हो रहा है, ना बिल्कुल केवल सरफेस शिप, बल्कि जैसे कि अभी आने वाला अरिगात, अरी दमन, ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन्स हैं, जिनकी रीच काफी अनलिमिटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेक के अलावा, साथ साथ में वो उनके अंदर मिसाइल हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो 750 से 3500 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं, जो एक बहुत हमको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। साथ साथ में न्यूक्लियर ट्रायड का हम प्रयोग कर चुके हैं। आज हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कुछ भी हमारे पास न्यूक्लियर होता है, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हवा, जमीन और पानी से करने में सक्षम है। तो बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं पराक्रम जी, एक के बाद एक ठीक लगातार, है। और साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को जिस प्रकार से इन्वॉल्व किया जा रहा है, मैं इसमें था कि देखिए पहले पूरा सरकारी होता था। अब मैं जब एडीजी था, दिल्ली में था जब सर्विस में, तब वहां पर हमने ज्वाइन किया इंटेलिजेंसिया, प्राइवेट इंडस्ट्री और आर्मी, मतलब मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, इसी प्रकार नेवी में भी हुआ। तब उन्हें पता चला कि हमको चाहिए क्या, उनको एग्जैक्टली इंडस्ट्री को यही नहीं पता क्या, सेना जी को क्या चाहिए, इंटेलिजेंस को क्या चाहिए, और साथ साथ में आईआईटी ने एक अहम प्रोजेक्ट बना के ठीक दे है। देंगे, बहुत आए। और साथ साथ में डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बदली किया गया, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए, ताकि आज हमारी स्पीड तेज हो। पराक्रम जी, स्पीड तेज होना और साथ साथ में जज्बा, सोच, ये सब बदलाव बिल्कुल। जरूर आए और आधुनिक बने रहे। और ये निर्भर करता है कि आपका नेतृत्वकर्ता जो है वो उसका विजन क्या है, उसकी सोच कितनी ज्यादा आगे की है, ये महत्वपूर्ण है। प्रदीप जी, एक सवाल ये भी है कि जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट जब होता है, ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद में भारत के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ मलक्का अपने आप में चर्चा का विषय है। ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए का ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत का, व्यापारी मार्ग के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, इसमें भारतीय नौसेना की भूमिका को कैसे देखेंगे? एक तो ये है कि आप जो जैसे अभी आपने कहा कि हिंद महासागर को छोड़ के अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, पैसिफिक या हिंद प्रशांत महासागर, जो जी कि आजकल जिसके बारे में हम सोचते भी हैं और करते भी हैं, वो कि इंडो पैसिफिक, उसमें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का बहुत अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, उतनी ही है जितनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारी ईंधन के लिए है। सो अभी जैसे देखा जाए तो अगर आप गल्फ ऑफ एडन की जो खाई है, उसमें देखा जाए तो वहां पे हमारा तकरीबन 320 बिलियन डॉलर्स का व्यापार चलता है। जी और अगर आप स्टेट ऑफ मलाक्का की ओर जाएं तो तकरीबन 25 या 37% हमारा जो व्यापार है वो वहां से जाता है। जी सो भारतीय नौसेना की जो भूमिका है वो इस दोनों तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस कारण ये जो आपने जिस चर्चा की, ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सोच के बाद ये शुरू की है। और इसका ये नहीं है कि आप ये ना समझे कि इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल पश्चिमी बेड़ा के जो प्रिंसिपल जहाज हैं वो साल के 365 दिनों में से तकरीबन 300 दिन तक लगातार एट सी रह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी इसमें सोशल कॉस्ट होती है, इसमें टेक्निकल कॉस्ट होती है, लेकिन ये सब को झेल रहे हैं, इसको सहन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये जरूरी है। ये जो आत्मनिर्भरता की बात हुई, ये यहीं से शुरू हुई है कि किस तरह हम ये जो डिपेंडेंस नहीं तो आमतौर पे जो डिपेंडेंस थी बाकी देशों पे, वो डिपेंडेंस कैसे तोड़ा जाए, हम अपने ही पांव पे कैसे खड़े हो सके। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हमें हमारी सीमा सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और फिर चाहे समुद्री सुरक्षा की ही बात क्यों ना हो, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते या फिर फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक बहुत बड़ा उदाहरण है सीख लेने का कि चौकसी और सुरक्षा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।
जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। चर्चा में आप देख रहे हैं और हम भारत की नौसेना शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते भारत पर चर्चा कर रहे हैं और चुनौतियां क्या कुछ है ये भी यहां पर समझना जरूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेजर जनरल संजय सर, एक सवाल यहां पर ये उठता है कि जब कोशिश वर्तमान समय में आधुनिक युद्ध के तरीके जब बदल रहे हैं तो ऐसे में मानव रहित तकनीक भारतीय नौसेना की उस स्थिति को आप कैसे देखेंगे जिसमें एआई का भी बेहतर इस्तेमाल हो और हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की जा सके, लेकिन वो मानव रहित तकनीक के लिहाज से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में लड़ाई का जो दौर है और तरीका है बिल्कुल बदली हो चुका है। जैसे हमने देखा, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन्स हो या एआई हो, सभी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्यों ना हो, अगर हमने दुनिया में रेलेवेंट रहना, अगर हमने दुनिया में ताकतवर रहना, तो इसमें हमको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें आज जो है भारत की नौसेना, चाहे वो ड्रोन युद्ध के लिए या फिर हमारी ड्रोन बोट्स, इस तरह की बोट्स भी बन रही हैं या पनडुब्बियां बन रही हैं मानव रहित, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। साथ साथ में आधुनिक ईडब्ल्यू एलिमेंट्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स में भी काम चल रहा है। एक तरफ हम आक्रमण की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ अपने डिफेंस की भी सोच रहे हैं कि जिसमें चाहे वो आकाश हो या फिर पंसीर हो या S-400, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेटेड है। साथ साथ में एयर फोर्स और नेवी का आपस में कोऑर्डिनेशन है। P-881 का इस्तेमाल किया जा रहा है लॉन्ग टर्म रैकी के लिए, जो कि मैनुअल, और साथ साथ में हमको MQ-9 ड्रोन्स, हर तरह का इसका इस्तेमाल है, क्योंकि बड़ा जरूरी है आज की तारीख में खबर लेना। और ये सस्ते पड़ जाते हैं, रडार सिग्नेचर इनका कम होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में लॉन्च किए जा सकते हैं, चाहे वो स्टॉर्म ड्रोन हो, चाहे वो सिंगल ड्रोन हो, कामिकाजी टाइप ड्रोन हो, या सर्विलेंस के लिए ड्रोन हो। हर तरह से ये सस्ते पड़ते हैं और इफेक्टिव भी काफी होता है। इनको तोड़ भी दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी तरह से एआई के द्वारा, डेटा माइनिंग के द्वारा हम लोग फटाफट डिसीजन टेकिंग में हमको काफी मदद मिलती है। तेजी से डिसीजन लिया जा सकता है, दुश्मन से आने वाले खतरे का तुरंत ही जवाब हम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारी पनडुब्बियां हैं आपस में, जो अभी आपस में न्यूक्लियर ट्रायड है, हर तरह से आज मैन्ड, अनमैन्ड और एआई सबका संचालन करके एक जॉइंट डेवलपमेंट पे जोर दिया जा रहा है। अगला सवाल मेरा प्रदीप जी आपसे है सर, भारतीय नौसेना के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जो है वो कैसे इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा आपकी नजर में? मेरी नजर में ये जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, इसकी जो फिलॉसफी है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आगे भविष्य में और अब वर्तमान में भी कोई ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें अकेला कोई एक सर्विस या एक सेना का हिस्सा अब अपने आप ही युद्ध लड़े और जीत प्राप्त करे। ये नामुमकिन हो चुका है। अब आपने एक बार ये जो थिएटर कमांड होगा, अगर ये थिएटर कमांड जिस तरह से वो फाइनलाइज होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूं कि फाइनल शेप क्या होगी, लेकिन इसकी जो फिलॉसफी है कि भाई अभी ये थल सेना अलग, वायुसेना अलग और नौसेना अलग नहीं लड़ सकते। अब पूरे देश को एकत्र होके लड़ना होगा। और जैसे आपने चुनौतियों के बारे में कहा, वो भी वहां पे भी मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। खासकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो अनुभव प्राप्त होता है वो ये है कि अगर कोई कमी है अभी भारतीय नौसेना में, तो ये कमी माइंड स्वीपिंग की कमी है। ठीक है, माइंड स्वीपर्स जो हैं
ये बहुत ही जरूरी होते हैं, खासकर जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात की, या हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, या आप बाब मंडब की बात करें, तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, एआई भी जरूरी है, अनमैन्ड और अनक्रूड व्हीकल्स की और तकनीक भी जरूरी है। बिल्कुल, ये सभी का समावेशन जो है वो करना जरूरी है। और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ सुरक्षित भारत भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सुरक्षित भारत फिर चाहे भारत की जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, हम सभी ओर से हमें सुरक्षित रहना है। और हमारी सेना में वो सक्षमता है, वो साहस है, वो सामर्थ्य है कि वो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चर्चा में देखने के लिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।